बिहार की राजनीति और देश की राजनीति का एक ऐसा राजनेता जो समय के नज़ाकत को समझता था, समय की नज़ाकत को बखूबी जानता था और किस ओर सत्ता के सुख का रुख बदलेगा, किस ओर सत्ता बदलेगी, किस ओर हर एक वो सत्ता की चाबी प्राप्त होगी और किस ओर सत्ता का हर एक जो व्यवस्था है वो परिवर्तन आएगा, ये सब कुछ रामविलास पासवान जानते थे। देश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति, रामविलास पासवान एक ऐसे राजनेता के तौर पे अपनी पहचान बनाए जिन्हें हर कुछ पता था कि आखिर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति की दशा और दिशा किस ओर करवट बदलेगी और किस ओर उन्हें चलना है, किस ओर जीत का साथ देना है और कौन किसका साम्राज्य देश में बनेगा। ये सब कुछ समय की नज़ाकत को रामविलास पासवान बखूबी जानते थे और देश की राजनीति और बिहार की राजनीति का ऐसा इतिहास भी रहा, इतिहास के पन्नों पर ये दर्ज भी रहा और मौसम वैज्ञानिक के तौर पे रामविलास पासवान की पहचान बनी। रामविलास पासवान देश की राजनीति के एक ऐसे राजनेता के तौर पे अपनी पहचान बनाए, भले ही सरकार एनडीए की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन लगातार मंत्री का सुख रामविलास पासवान जरूर प्राप्त करते आए। रामविलास पासवान का निधन 2020 के साल में हुआ और 2020 के बाद रामविलास पासवान का जो राजनीतिक कैरियर रहा वो उनके भाई उस रूप में बड़ी लकीर जो है वो खींच नहीं पाए और बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ जिस लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण रामविलास पासवान ने किया था और इस पार्टी के बदौलत अपने दोनों भाइयों को हमेशा सदन से लेके राजनीति में सत्ता सुख दिलाने का काम रामविलास पासवान ने किया और 2014 का वो भी साल आया जब रामविलास पासवान ने बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में अपने बेटे चिराग पासवान को लॉन्च किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चिराग पासवान जमुई से सांसद बने और लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वोसर्वा के तौर पे रामविलास पासवान ने बागडोर उत्तराधिकारी के तौर पे अपने बेटे चिराग पासवान को सौंपा। लेकिन शायद रामविलास पासवान को भी ये पता नहीं था कि उनके भाई ही उनके बेटे के साथ बड़ा विश्वासघात करेंगे। दोनों की राहें अलग हुई, दोनों धुर विरोधी हुए, दोनों में जानी दुश्मनी हुई, जिसके बाद जो पूरा विवाद हुआ और आखिरकार पार्टी दो हिस्सों में बटा। रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी उसके सर्वोसर्वा के तौर पे चिराग पासवान के हाथों में गया, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर पशुपति पारस के हाथों में गया और हालात देखिए कि पशुपति पारस ने अपने भतीजे के साथ जो दगा की, पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा। लेकिन संघर्षों के बदौलत चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ते चले गए, समय बदला और तेजस्वी चिराग पासवान का कद भी बढ़ा। वर्तमान में चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री हैं, 19 उनके विधायक हैं, कई सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार चिराग पासवान का कद बढ़ता चला गया और उनके चाचा पशुपति पारस का कद लगातार गिरते चला गया। पार्टी में लगातार जो गिरावट थी वो देखने को मिली और इसी को लेके पशुपति पारस की जो राजनीति वजूद थी वो समाप्त की ओर है। लेकिन जो सूरजभान पशुपति पारस के साथ साएं की तरह साथ रहें, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को मोकामा से टिकट दिलाने के लिए उन्होंने पशुपति पारस के साथ नाता तोड़ा, आरजेडी की सदस्यता ली और उसके बाद पशुपति पारस के पार्टी को छोड़कर सूरजभान सिंह आरजेडी खेमे में गए। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, अनंत सिंह से चुनाव हारे, लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस की पार्टी सुर्खियों में है क्योंकि सूरजभान सिंह के भाई और नवादा के पूर्व सांसद चंदन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने बनाया है। पशुपति पारस ने साफ लफ्जों में कहा है कि हम
आगे की तैयारी करेंगे, आगे की लड़ाई लड़ेंगे और 2029 तक पार्टी को भव्य बनाया जाएगा। पशुपति पारस ने कौन बड़ा दांव खेला, आखिर क्यों चंदन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, स्वर्ण जातियों को अपनी पार्टी की ओर रिझाने के लिए और स्वर्ण जातियों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए भले ही पशुपति पारस ने बड़ा कदम उठाया हो, लेकिन चंदन सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस की पार्टी बिहार में कितना पैठ बना पाएगी, कितना पशुपति पारस के सितारे फिर से गर्दिश हो पाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद किस प्रकार से पार्टी का रोड मैप होगा, रणनीति होगी। पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। चंदन सिंह जी के परिवार से मेरा रिश्ता आज से नहीं है, 2004 से है। 2004 से इस परिवार से हमारा रिश्ता है। उस समय आदरणीय सूरजभान सिंह जी पहले सांसद बने हमारी पार्टी से। एक घर में 3 सांसद बने और इतना विश्वास हम लोग को उस परिवार से था और आज भी है। और मैं समझता हूं कि उस विश्वास पर निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई चंदन सिंह जी खड़े उतरेंगे। अब पार्टी के संगठन को युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिलके और जो नौजवान साथी हैं जैसे कृष्णराज पासवान है, यशराज पासवान आज नहीं है, ये लोग मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है कि भविष्य की राजनीति क्या होगी। देखिए, भविष्य की राजनीति ये होगी कि हम पहले अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए, हमारे पार्टी का एक अंग है दलित सेना, जो एक सामाजिक संगठन है और दलित की राजनीति बिहार में सभी दल के लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। सबसे पहला मेरा कार्यक्रम होगा कि दलित सेना को हम आगे बढ़ावें और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब चुनाव का समय आएगा 2029 में जब चुनाव होगा, एक पार्टी का चुनाव होगा और तो उसमें हमारी पार्टी निश्चित रूप से अकेले तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उस समय जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग तालमेल करेंगे और बिहार में चुनाव। मैंने 2029 तक पशुपति पारस जी बिहार में अकेले राजनीति करेंगे पार्टी को। हाँ, 2029 तक हम अकेले करेंगे और पार्टी के संगठन को सबसे पहले हम धारदार बनाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और हमारा जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को हम लोग मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो भाजपा के हाथ में गेम है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के साथ जो हुआ है नक्सल मैं कहूँगा अच्छा नहीं। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि चंदन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति सेकुलर कितना चिराग पासवान की तरह आगे बढ़ पाएगी।